नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, जिसमें हम संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राज्यों की सूची में कानून बनाने की अनुमति मिलती है? तो अब पूछ रहा है, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद को राज्यों की सूची में कानून बनाने की शक्ति के बारे में बात की गई है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 254 या अनुच्छेद 245। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में संसद की राज्य सूची के संबंध में कानून बनाने की शक्ति के बारे में बात की गई है। ठीक है, कानून बनाने की शक्ति के बारे में बात की गई है, अनुच्छेद 249। ठीक है, इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 233 क्या कहता है? अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 254 क्या बताता है? आप ये मुझे कमेंट करके बताइए। और अनुच्छेद 245 में बताया गया है, संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार के बारे में अनुच्छेद 245 में बात की गई है। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा जो बनाई गई जो विधियों का विस्तार है, उसके बारे में अनुच्छेद 245 में बात की गई है। ठीक है, 254 में क्या बताया गया है? आप ये मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था 249। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई है? इसमें ऑप्शन दिए गए, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 36 या अनुच्छेद 44। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है यह अनुच्छेद। ठीक है, अब इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 32 क्या बताता है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 44 क्या बताता है? अनुच्छेद 44 यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ठीक है, अनुच्छेद 44 में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के बारे में बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 37 किस बारे में बताता है? आप मुझे ये कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की अवधारणा को भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद से लिया गया है? तो जो स्वतंत्रता की अवधारणा है उसको भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस या कनाडा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस से स्वतंत्रता की अवधारणा को लिया गया है। ठीक है, फ्रांस से स्वतंत्रता की अवधारणा को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में बात करता है? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में बात की गई है? इसमें ऑप्शन दिए गए, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 236, अनुच्छेद 262 या अनुच्छेद 226। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जो नदियां हैं, नदी है, जल संबंधी है, इन विवादों के न्याय निर्णयन के बारे में अनुच्छेद 262 में बात की गई है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 262 है, जिसमें अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में बात की गई है। इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 263 में क्या बताया गया है? यह अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध के बारे में बात करता है। ठीक है, ये अंतर्राज्यीय
परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध के बारे में बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 236 आप कमेंट में बताइए क्या है। अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया था। ये हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है, हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बात करता है अनुच्छेद 226। ठीक है, तो देखिए इसका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था अनुच्छेद 262, जो अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो वह पूछ रहा है कौन सा संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची है उसे जोड़ा गया था। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, 13वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पहला संविधान संशोधन। पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा, पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा। ठीक है, और हमारे जो भारतीय संविधान है इसमें अनुसूचियाँ कितनी हैं, जिन्हें शेड्यूल बोलते हैं, 12 शेड्यूल है। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं हमारे भारतीय संविधान में, इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कौन से केस में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया था? तो कौन सा ऐसा केस था जिसमें जो हमारे जो भारतीय संविधान है इसकी प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग कहा गया था? ठीक है, किस केस में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान का अभिन्न अंग माना गया? तो इसमें ऑप्शन दिए गए, शंकर प्रसाद केस, ब्रजलाल केस, केशवानंद भारती केस या मिनर्वा मिल्स केस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारी जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, इसको संविधान का अभिन्न अंग कहा गया था। ठीक है, अभिन्न अंग माना गया था किसमें? केशवानंद भारती केस में। और ये केस हुआ कब था? बहुत फेमस केस है दोस्तों, 24 अप्रैल 1973। ठीक है, 24 अप्रैल 1973 में 13 जजों की बेंच बैठी थी यहाँ पे, 13 जजों की बेंच, 13 जज बैठे थे इसमें। ठीक है, और निर्णय कैसा आया था? 7-6 के अनुपात में। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। तो केशवानंद भारती केस जो था इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान का अभिन्न अंग माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सर्वाधिक शक्तिशाली स्थायी समिति किसे माना गया है? तो जो भारतीय संविधान की जो सर्वाधिक शक्तिशाली स्थायी समिति है वह किसे माना गया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान की सर्वाधिक स्थायी शक्तिशाली समिति किसे माना गया है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, लोक लेखा समिति, लोक उप समिति, याचिका समिति या फिर प्राक्कलन समिति। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति सर्वाधिक शक्तिशाली स्थायी समिति मानी गई है। ठीक है, और प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या है 30। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। और जो इसमें 30 सदस्य ये कौन से हैं? ये लोकसभा के सदस्य होते हैं सारे। ठीक है, लोकसभा के सदस्य हैं प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति एक स्थायी समिति है जिसमें 30 सदस्य हैं और 30 के 30 सदस्य किससे? लोकसभा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में लोक सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में बात की गई है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संघ लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में बात की गई है? इसमें ऑप्शन दिए गए, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 332। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में बात करता है। ठीक है, लोक सेवा आयोग
के गठन के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 315। और अनुच्छेद 315 कौन से भाग में है भारतीय संविधान के, ये भी आपसे वो एग्जाम में पूछ सकता है। तो भाग 14 के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में बात की गई है। ठीक है, इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात करता है, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 330 क्या बताता है? अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण के संबंध में बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 332 क्या कहता है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? इसमें ऑप्शन दिए गए 1 साल, 2 साल, 6 महीने या अनिश्चितकालीन। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन अनिश्चितकालीन। ठीक है, अनिश्चितकालीन है इसकी अवधि, मतलब कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो इसकी कोई अवधि नहीं है कि ये मैक्सिमम इतना ही रह सकता है या अधिकतम इसकी सिर्फ अवधि इतनी है, या अनिश्चितकालीन है। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो बोल रहा है जो समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बात की गई है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 40। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 39। दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे 39D है। ठीक है, 39D, अनुच्छेद 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में बात की गई है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में बात की गई, अनुच्छेद 39D में बात की गई है। ठीक है, और यदि वो पूछ लेगा यह भारतीय संविधान के कौन से भाग में आता है, तो ये आता है भाग 4। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 के 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में बात की गई है। ठीक है, इस चीज को भी आपने याद रखना है, भाग जरूर याद रखना है कि यह भाग 4 के 39D में है। ठीक है, इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 आपको मैंने भी ऊपर बताया, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 39 इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 38 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 38 राज्य जो है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 38 क्या बताता है? अनुच्छेद 38 में यह बताया गया है जो राज्य हैं वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए वहाँ पे जो है सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे। ठीक है, अपने राज्य में, ये इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 40, यह तो आपको पता ही होगा, ग्राम पंचायतों के संगठन से। ठीक है, ग्राम पंचायतों के संगठन से अनुच्छेद 40 संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो देखिए, जो जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो उस दौरान जो है कौन सा मौलिक अधिकार ऐसा है जो निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 21। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 21। वो हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात की है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई अनुच्छेद 21 में। यह जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर यह अनुच्छेद निलंबित नहीं होता। ठीक है, इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 25 क्या बताता है? अनुच्छेद 25 धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। ठीक है, अनुच्छेद 19 क्या बताता है? अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 17 आप मुझे ऑप्शन में बता दीजिए कि क्या है, अनुच्छेद 17 में क्या बोला गया है। ठीक है, अनुच्छेद 17 किस संबंध में बात करता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बात की गई है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 213 या अनुच्छेद 165। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 213। ठीक है, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है, इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 123 क्या कहता है, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति महोदय की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 226, ये अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, हाई कोर्ट की रेट जारी करने की शक्ति के बारे में बात करता है अनुच्छेद 226। ठीक है, और अनुच्छेद 165 ये तो आपको पता ही होगा, महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अनुच्छेद 165 राज्य के लिए महाधिवक्ता के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।